अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सेक्शन 1.6 को कवर करेंगे विच इज साइबर सिक्योरिटी। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के अंदर 4 सेक्शंस हैं जिसमें से हम लोग 2 सेक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड द सेकंड वन इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। ओके, आज की क्लास में हम लोग थर्ड सेक्शन को कवर करेंगे विच इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। और इसके बाद फिर एक लास्ट सेक्शन रह जाएगा विच इज इंक्रिप्शन। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, इसको हम लोग अपने नोट से स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क्स हैं, डाटा है, उसको हमें ऑनलाइन अटैक्स और हार्मफुल एक्टिविटीज से सेफ रखना है। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं, ताकि जो कंप्यूटर्स हैं और इंफॉर्मेशन होती है वो सिक्योर रहे। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम्स फ्रॉम साइबर अटैक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड। जो आज का डिजिटल वर्ल्ड है इसमें साइबर अटैक से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स को यूज किया जाता है ताकि कंप्यूटर्स, नेटवर्क और डाटा को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट किया जाए। अब डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें से फर्स्ट वन है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंप्लीमेंट करने चाहिए ताकि जो आपकी सिस्टम्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस टाइप का होना चाहिए इसको भी हम लोग देखेंगे। A strong password help protect user account and sensitive information from unauthorized access। कि जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होते हैं, जो यूजर के अकाउंट से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। किससे? अनऑथोराइज एक्सेस से। अनऑथोराइज एक्सेस का मतलब ये होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो विदाउट परमिशन आपके अकाउंट्स वगैरह को हैक कर लेते हैं, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना किस टाइप का चाहिए, क्या उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंथ को डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होती है उसके ऑलमोस्ट 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए। जितना लॉन्ग पासवर्ड होगा उतना जो है वो हैकर के लिए मुश्किल होगा कि आपके पासवर्ड को वो जज कर सके। इसके अलावा कम्प्लेक्सिटी लेवल हम लोग चेक कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अपर केस लेटर A to Z, मतलब जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स A to Z। इसके अलावा आपके पासवर्ड के अंदर नंबर्स होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए लाइक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। इसके अलावा @ हैश, $, एंड परसेंटेज। थर्ड वन इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि आपका ऐसा पासवर्ड होना चाहिए कि हैकर उसको गेस ना कर सके, ठीक है, उसको प्रिडिक्ट ना कर सके। लाइक आपने ये नहीं कि अपने अकाउंट्स के ऊपर अपना नेम ऐड कर दें, ठीक है, बर्थडे वगैरह एज अ पासवर्ड आप यूज कर लें, कॉमन वर्ड्स आप यूज कर लें। इसके अलावा यूनिकनेस, मतलब जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उन सब के ऊपर डिफरेंट पासवर्ड होना चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर एक अकाउंट आपका हैक हो गया है तो इजीली आपके बाकी अकाउंट्स भी हैक हो सके। फर्दर इसकी एग्जांपल आ जाती है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की, कि जैसे यहाँ पे देखें अपर केस लेटर भी है, स्पेशल करैक्टर भी है, स्मॉल लेटर भी है, नंबर भी है, तो इन सब का कम्बिनेशन जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करना होगा, इन सब का कम्बिनेशन आपने यूज करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको आपने अपडेट कर लेना। लाइक कहते हैं ना कि जैसे व्हाट्सएप है उसको आप अपडेट करेंगे तो उसके नए फीचर्स आएंगे। तो अपडेट करने से क्या होता है कि नए फीचर्स आ रहे होते हैं, उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए जाते हैं, वो भी अपडेट करने से आ जाते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, डिफरेंट एप्लीकेशंस को, जो जो आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को आपने अपडेट करना है। इसका क्या बेनिफिट होता है कि जो सिक्योरिटी वीकनेसेस होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, नए जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपका सिस्टम है वो मालवेयर, वायरसेस और रैंसमवेयर से प्रोटेक्ट हो जाता है। और जो आउटडेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, अटैकर्स जो है वो उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए जो है वो आपने अपने सिस्टम्स को अपडेट करना होता है। अब उसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब इनके थ्रू भी आप अपने अकाउंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये होता क्या, ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब होता है? ऑथेंटिकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो यूजर की आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई किया जाता है कि क्या ये इसी का अकाउंट है भी या नहीं, उसके बाद फिर उसको एक्सेस दी जाती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, बेसिकली 2 टाइप्स की वेरिफिकेशन की जाती है। अब यहाँ पे होता क्या है, एक तो आपने जो खुद पासवर्ड लगाया होता है वो पासवर्ड आपसे पूछते हैं, और दूसरे नंबर पे आपके मोबाइल वगैरह के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर जो है वो एक OTP भेजा जाता है, वन टाइम पासवर्ड। उसी टाइम आपको एक पासवर्ड भेजा जाता है, फिर आप वो पासवर्ड देखते हो कि क्या पासवर्ड भेजा गया है, क्या नंबर्स भेजे गए हैं, और वो नंबर आप वहां पे एज अ पासवर्ड यूज करते हो। अगर वो मैच कर रहे होते हैं कि जो OTP आपके मोबाइल के अंदर आया है और वही अगर आपने OTP ऐड किया होगा अपने मोबाइल के अंदर, तो फिर ही आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पासवर्ड किसी को पता चल गया है, लेकिन OTP तो किसी को नहीं पता होगा, OTP तो बस उसी टाइम पे आता है और उसी 1 मिनट के अंदर आपने ऐड करना होता है पासवर्ड की जगह।
तो इसलिए कि और हर दफा ओटीपी चेंज आता है। अगर किसी को एक दफा ओटीपी पता चल गया तो जब दोबारा वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ओटीपी चेंज होगा। तो इस तरह से जो आपके सिस्टम्स होते हैं वो ज्यादा सिक्योर हो सकते हैं। अब जैसे कि उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे दी है, लॉगिंग इनटू एन ऑनलाइन बैंक अकाउंट यूजिंग अ पासवर्ड, अ वन टाइम पासवर्ड सेंड टू द यूजर स्मार्टफोन। कि एक तो आप वो पासवर्ड जब आपने अकाउंट बनाया था, ठीक है, उसको क्रिएट किया था, उसको साइन अप किया था, तब आपने ऐड किया था। और दूसरा वो ओटीपी वन टाइम पासवर्ड के बाद एक ही दफा वो आप पासवर्ड यूज करते हो, और जैसे ही आप अकाउंट को लॉग इन करने की कोशिश करते हो उस टाइम में वो पासवर्ड आता है, और उसके बाद वो फिर पासवर्ड आप यूज कर लेते हो, और उसके बाद फिर जब दोबारा से आप अकाउंट को लॉग इन करने की कोशिश करोगे तो वो दोबारा से वो वाला पासवर्ड आएगा, वन टाइम पासवर्ड। बी वेरी ऑफ सस्पिशियस लिंक, के जो सस्पिशियस लिंक आते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो वहां पे अननोन नंबर से लिंक्स आ रहे होते हैं, वो सस्पिशियस लिंक होते हैं। सस्पिशियस का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर शक हो, कि आपको नहीं कंफर्म होता कि ये जो लिंक आ रहा है वो ठीक है भी या नहीं। तो इनके बारे में आपको केयरफुल रहना चाहिए। पहले आपको देखना चाहिए कि ये आया किसकी तरफ से, क्या आप उस सेंडर के ऊपर ट्रस्ट भी करते हो जिसकी तरफ से आया है या नहीं आया। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे ही आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हो वो आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूछते हैं, और आपको समझ ही नहीं आती, और कभी कभी आप वो इंफॉर्मेशन दे भी देते हो, जिनको फिशिंग अटैक बोला जाता है। ठीक है, इस तरह के जो सस्पिशियस लिंक होते हैं इनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। और इनके साथ अक्सर ना कुछ फाइल्स आ रही होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेन अनएक्सपेक्टेड अटैचमेंट। जिनके साथ अनएक्सपेक्टेड अटैचमेंट आती है, अटैचमेंट मतलब उनके साथ फाइल्स अटैच हुई होती है जिनके अंदर वायरस वगैरह होता है। जैसे ही आप उसको ओपन करते हो तो जो वायरस होता है वो आपके सिस्टम के अंदर स्प्रेड हो जाता है। फिफ्थ वन इज एजुकेट योरसेल्फ, कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने सिस्टम्स और डिवाइसेस वगैरह को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्टे अपडेटेड अबाउट लेटेस्ट साइबर थ्रेट, के अभी क्या साइबर थ्रेट चल रहा है, किस तरह से आपने उनको अपने आप को जो है अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना है। सेकेंड वन इज साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब आपको नो हाउ होनी चाहिए कि किस तरह से आप जो है वो अपनी डिवाइसेस और सिस्टम को सेव कर सकते हो फ्रॉम द साइबर थ्रेट्स। ठीक है, उनके बारे में आपने लर्न करना है। अब किस तरह से आप लर्न कर सकते हो, आगे उन्होंने वेज भी बताए हैं। रीड साइबर सिक्योरिटी ब्लॉग्स, ब्लॉग्स के अंदर बेसिकली डिटेल लिखी होती है साइबर सिक्योरिटी की, कि किस तरह से आप अपने डिवाइसेस वगैरह को थ्रेट्स वगैरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो। सेकेंड वन इज अटेंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो है वो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने अटेंड करने हैं जिससे आपको नो हाउ हो जाएगी कि आपने क्या करना है। देन आ जाता है फायरवॉल्स। अब फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल को आप कह सकते हो सिक्योरिटी वॉल। ठीक है, सिक्योरिटी वॉल की तरह ये एक्ट कर रहा होता है। बेसिकली आपकी ये डिवाइस है, ठीक है, और ये इंटरनेट, इंटरनेट से डाटा यहाँ पे आपकी डिवाइसेस के अंदर आ रहे हैं। बीच में क्या होगा, एक फायर वॉल होगा। फायर वॉल क्या करेगा कि जो डाटा इंटरनेट की तरफ से आ रहा है उसको पहले चेक करेगा कि क्या वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, उसमें कोई मसला तो नहीं है, उसमें कोई ऐसा डाटा तो नहीं है कि जो हार्मफुल डाटा हो। ठीक है, उसके बाद चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, इन डिवाइसेस को अलाउ करते हैं कि वो ये जो डिवाइसेस हैं वो इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट, ठीक है, एक तरह से एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होती है या सॉफ्टवेयर होती है जो कि क्या करते हैं, चेक कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है कि कौन सी ट्रैफिक नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू नेटवर्क के अंदर आ रही है और कौन सी जा रही है, इनकमिंग एंड आउटकमिंग। ठीक है, कौन सी क्या कहते हैं ट्रैफिक आ रही है इंटरनेट से और कौन सी ट्रैफिक जा रही है। इसके अलावा सेफ ट्रैफिक को जस्ट अलाउ करते हैं कि वो डिवाइसेस वगैरह को नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, और ब्लॉक कर देता है जो हार्मफुल ट्रैफिक होती है। नेक्स्ट वन इज एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब हम वायरस के बारे में तो पढ़ चुके हैं कि जो हमारी सिस्टम्स वगैरह के अंदर स्प्रेड हो जाता है और हमारे सिस्टम्स को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अब कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, इनका पर्पस ये होता है कि जो वायरस होता है उसको वो खत्म करने के लिए होता है। ठीक है, उनको डिटेक्ट करता है पहले, और उसके बाद देखता है कि अच्छा हाँ सिस्टम के अंदर वायरस है, तो फिर उसको ब्लॉक कर देता है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, these programs detect, quarantine and remove malicious software such as viruses, trojan and spyware। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसमें क्वारंटीन एक वर्ड यूज हुआ है। क्वारंटीन का क्या मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर साइबर अटैक को प्रिवेंट किया जाता है, साइबर अटैक को डिटेक्ट किया जाता है, साइबर अटैक को स्टॉप किया जाता है, ताकि जो कंप्यूटर्स है और इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रह सके। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं, क्वारंटीन करते हैं, और उसके बाद मलेशियस सॉफ्टवेयर जो हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, जैसे वायरसेस वगैरह को रिमूव करते हैं, ट्रोजन को रिमूव करते हैं, स्पाईवेयर को रिमूव करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, कंटिन्यूसली स्कैन फाइल्स एंड एप्लीकेशन,
कि क्या करते हैं, डिटेक्ट करते रहते हैं, स्कैन करते रहते हैं फाइल्स और एप्लीकेशन को, देखते हैं कि क्या ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वायरस वगैरह तो नहीं आ गया। इसके अलावा जो मालवेयर है उससे सिस्टम्स को बचाते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर फाइल्स वगैरह रन हो रही होती हैं, उन फाइल्स को मालवेयर से प्रिवेंट किया जाता है और रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। वो साथ साथ देखते, जैसे जैसे कंप्यूटर रन होते हैं साथ साथ देखते रहते हैं कि कोई इनके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, उनको डिटेक्ट करते हैं, वायरस वगैरह को डिटेक्ट करते हैं और साथ साथ जो है वो उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि जो हमारा एक्चुअल डाटा होता है उसको एक तरह से आप कह सकते हो सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, अगर मैं आपको इजी वर्डिंग में बताऊं कि जो एक्चुअल डाटा होता है हमारा, जो रीडेबल डाटा होता है जिसको हम लोग रीड कर सकते हैं, उसको सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देना या उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, मतलब इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना कि वो रीडेबल ना हो, कि हम उसको रीड ना कर सकें, ये होता है इंक्रिप्शन। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है कि जो हमारा एक्चुअल डाटा है उसको क्यों सीक्रेट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि अगर हैकर हमारे डाटा को एक्सेस कर भी ले तो उसको समझ ही ना आए, क्योंकि वो अनरीडेबल डाटा होगा, वो उसको रीड नहीं कर सकेगा। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रिप्शन कन्वर्ट रीडेबल डाटा इनटू अनरीडेबल कोडेड डाटा। ओनली समवन विद द ओके ओनली समवन विद द करेक्ट डिक्रिप्शन ही कैन रीड द ओरिजिनल डाटा। मे भी अभी आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी। पहले हम लोग फर्स्ट लाइन को समझ लेते हैं कि जो इंक्रिप्शन होती है वो क्या करता है कि जो रीडेबल डाटा होता है, जो प्लेन टेक्स्ट होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है अनरीडेबल कोडेड डाटा में, जिसको साइफर टेक्स्ट बोला जाता है। अब वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ कौन जो है वो डाटा को रीड आउट कर सकता है, जिसके बाद डिक्रिप्शन की होगी। डिक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, या डिक्रिप्शन की के अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह से अनरीडेबल डाटा को कन्वर्ट करना है रीडेबल फॉर्म में, ताकि उसको रीड किया जाए। अब जिसके पास ये की होगी वही जो है वो इस डाटा को रीड कर सकेगा। अगर जिसके पास की नहीं है तो वो इस डाटा को रीड नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो अनरीडेबल कोडेड डाटा में कन्वर्ट हुआ होगा, वो सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हुआ होगा। किस तरह से सीक्रेट से एक्चुअल डाटा में कन्वर्ट करना है वो इस की के अंदर होता है। तो जिसके पास ये की होगी वही जो है वो इसको रीड आउट कर सकेगा। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है, आप ये कह सकते हो कि जो ऑथोराइज पीपल्स हैं जस्ट वही डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो अनऑथोराइज यूजर्स हैं वो उसको नहीं देख सकते। तो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी को और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी जो मैंने अभी आपको बताया है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि जो ऑथोराइज पीपल्स हैं वही डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और जो अनऑथराइज यूजर्स होते हैं वो इसको नहीं देख सकते। और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन होती है, आप नहीं चाहते कि वो इन्फॉर्मेशन कोई और देखे, ठीक है, बहुत क्रिटिकल या आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है कि जो डाटा है वो आपका करेक्ट रहना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और अनचेंज होना चाहिए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जैसे एक स्कूल स्टूडेंट रिकॉर्ड है और वहां पे जो टीचर्स और स्कूल स्टाफ होता है जस्ट वही रिकॉर्ड को व्यू कर सकते हैं, वही एडिट कर सकते हैं। इट्स मीन की कॉन्फिडेंशियलिटी है कि जस्ट ऑथोराइज पीपल ही डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी उस डाटा को चेंज नहीं कर सकता, स्टूडेंट के मार्क्स को चेंज नहीं कर सकता परमिशन के बगैर, ताकि जो रिकॉर्ड है वो एक्यूरेट रहे। इट्स मीन की इंटीग्रिटी है कि जो आपका रिकॉर्ड है वो करेक्ट रहे, कंप्लीट रहे, अनचेंज रहे। इसके अलावा जब डाटा को ट्रांसमिट किया जा रहा होता है उस टाइम पे जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है किसी और नेटवर्क की तरफ, ठीक है, किसी और चैनल की तरफ, जब डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो डाटा उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जब देखें हम लोग जो है डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे एक नंबर के थ्रू मैसेज सेंड हो रहा है दूसरे नंबर की तरफ, कि जब मैसेज सेंड हो रहा होता है तो एज इट इज मैसेज सेंड नहीं हो रहा होता, बल्कि उस मैसेज को पहले एनक्रिप्ट किया जाता है, पहले सीक्रेट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद ट्रांसमिट किया जाता है कि कहीं जो है वो बीच में कोई उस डाटा को चोरी ना कर ले। उसकी प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। मेक स्टोलन डाटा अनरीडेबल टू ऑथोराइज अनऑथोराइज यूजर, ताकि जो अनऑथोराइज यूजर है उनके लिए जो डाटा है वो अनरीडेबल रहे, अगर वो उसको चोरी कर भी लें तो उनको समझ ही ना आए, वो उसको रीड आउट ना कर सके। नेक्स्ट वन इज बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से डाटा हमारा डिलीट हो जाता है, ठीक है, या कोई भी साइबर अटैक आ जाता है डाटा ब्रीच के बाद या रैंसमवेयर के बाद, डाटा जो होता है उसको इजीली रिकवर किया जा सके। ठीक है, अब इसमें इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जो लॉस्ट डाटा उसको रिस्टोर किया जाए। ठीक है, रेगुलर बैकअप्स का क्या मतलब है कि डाटा जो है वो वापस आप लेके आ सके। ठीक है, कहीं किसी भी वजह से डिलीट हो चुका है, या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप डाटा को, जो इंपॉर्टेंट डाटा उसको रिकवर कर सके
अगर कोई साइबर अटैक हो गया है, डाटा ब्रीच हो गया या रैंसमवेयर अटैक हो गया, तो उसके बाद भी आप डाटा को रिकवर कर सके। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जो लॉस डाटा होता है वो रीस्टोर हो जाता है, डाउन टाइम कम हो जाता है, डाटा लॉस बहुत कम होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो रिकवर कर सकती हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे रैंसम में क्या पढ़ते आए हैं कि रैंसम में ये होता है कि जो आपका डाटा होता है उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं हैकर्स, और उसके बाद फिर आपसे पैसों की डिमांड करते हैं कि आप इतने पैसे देंगे तो हम आपके डाटा को डिक्रिप्ट करेंगे या ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएंगे। तो बैकअप और डिजास्टर रिकवरी से क्या होता है कि आपको बगैर पे किए ही आप अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है अनरीडेबल फॉर्मेट में। कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स होते हैं उनको यूज करते हुए डाटा को आप कन्वर्ट कर रहे होते हो। इससे क्या आपको मिलता है, आपको डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड की जा रही होती है, डाटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड की जा रही होती है, और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है इंक्रिप्टिंग अ मैसेज विद अ की, कि आप की के थ्रू जो है मैसेज को इंक्रिप्ट कर दोगे, सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दोगे, ताकि जो सिर्फ ऑथोराइज यूजर्स हैं वही डाटा को रीड कर सकें ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ओके, उसके बाद ये एंड हो गया है ये सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन इज एनक्रिप्शन। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप तो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।